हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ऑनलाइन क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोग ब्रिक पढ़े थे। ब्रिक के बाद हम लोग मोटार भी देखे थे। मोटार के बारे में जो भी थोड़ा बहुत चीज था, ठीक है। ब्रिक हम लोग पढ़े थे, तो ब्रिक बॉन्ड जब हम लोग पढ़ रहे थे तब मैंने बोला था ब्रिक बॉन्ड को हम लोग फिर से अच्छे से पढ़ेंगे। वैसे अच्छे से पढ़ चुके हैं, सिर्फ जो फ्लेमिश और इंग्लिश बॉन्ड है उसको मेरे को प्रैक्टिकली थोड़ा सा बताना है ताकि वो लंबे समय तक याद रहे। अदरवाइज जितना हम लोग पढ़ चुके हैं बॉन्ड के बारे में, ब्रिक बॉन्ड के बारे में, वो सफिशियंट है, ठीक है। और जो भी फैक्ट्स थे वही पूछता है, लेकिन हम आज उसको क्या करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्लेमिश बॉन्ड और इंग्लिश बॉन्ड ये दोनों के बारे में बताना है मेरे को। सबसे पहले फ्लेमिश बॉन्ड देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड की अगर मैं बात करूं जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, उस हिसाब से मैं अगर देखूं, हम लोग क्या बोल रहे थे, एक वॉल है, ठीक है। उसका देखो, पहले होता क्या था कि जो सेम कोर्स है, ठीक है ना, सेम कोर्स है, उसमें क्या होता है, अल्टरनेटिवली स्ट्रेचर और हेडर का अरेंजमेंट होता है, उसी को हम लोग फ्लेमिश बॉन्ड बोलते हैं। जबकि इंग्लिश बॉन्ड क्या होता था, उसमें एक ही कोर्स में, ठीक है ना, समान कोर्स में या तो सिर्फ स्ट्रेचर रहेगा या तो सिर्फ हेडर रहता था। लेकिन फ्लेमिश बॉन्ड में अल्टरनेटिवली स्ट्रेचर हेडर का कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। तो स्ट्रेचर फिर हेडर आ गया, स्ट्रेचर आ गया, अम, फिर हेडर आ जाएगा और फिर स्ट्रेचर आएगा, और इस प्रकार से आपका चलते जाएगा, ठीक है, जितना लंबा वाल है। अब देखो, इसके ऊपर में हम लोग क्या करते थे, हेडर लगाते थे। ये सेकंड कोर्स हो गया, मान लो ये आपका सेकंड कोर्स, थर्ड कोर्स तक चल देंगे। ये आपका कितना हो जाएगा, थर्ड कोर्स हो गया। सेकंड कोर्स में हम लोग हेडर लगाएंगे, फिर क्वीन क्लोजर लगाते थे, ठीक है ना। ये क्यों लगाते थे, कैसा है, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पता है तो आप प्रीवियस लेक्चर जाके देख लीजिए प्लीज, ठीक है। और तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये क्वीन क्लोजर लगा दिए, उसके बाद फिर से आपका स्ट्रेचर आ जाएगा, फिर हेडर हो गया, फिर स्ट्रेचर हो गया, फिर उसके बाद हेडर हो गया और फिर स्ट्रेचर हो गया। इसके ऊपर में जाएंगे तो फिर आपका स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, हेडर, स्ट्रेचर, ऐसा हम चलते जाएंगे, ठीक है। बस इतना तक करते हैं, मान लो इतना ही ऊंचा हमारा वॉल है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बेसिकली फ्रंट व्यू हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फ्रंट व्यू हो गया, वॉल का फ्रंट व्यू हो गया, फ्लेमिश वॉल का, मतलब फ्लेमिश बॉन्ड वाले वॉल का क्या हो गया आपका फ्रंट। अब देखो, इसको टॉप से देखेंगे, इधर से हम लोग देखते हैं तो कैसा दिखता है उसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये भी जानते हैं कि फ्लेमिश बॉन्ड दो प्रकार का होता है, ठीक है। फ्लेमिश बॉन्ड जो होता है दो प्रकार का होता है, एक सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड होता है और एक डबल फ्लेमिश बॉन्ड होता है, ठीक है ना। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड और डबल फ्लेमिश बॉन्ड, कंफ्यूज मत होना। मैं बोला था कि डबल फ्लेमिश बॉन्ड जो होता है वो वन ब्रिक वॉल के बराबर होता है, जबकि सिंगल फ्लेमिश वॉल जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 1.5 ब्रिक वॉल के बराबर होता है, ठीक है, उल्टा है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना बोला था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, डबल फ्लेमिश बॉन्ड, और इधर क्या हो जाएगा आपका, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, वो सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड का दिख रहा है, ठीक है। उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए मैं पहले से बना के रखा हूँ, ठीक है। डबल फ्लेमिश बॉन्ड को देखते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली समझते हैं, टॉप व्यू देखेंगे, ठीक है। डबल फ्लेमिश बॉन्ड पहले होता क्या था, मैं फैक्ट बता चुका था। ये जो होता है आपके पास वन ब्रिक वॉल, वन ब्रिक वॉल मतलब वन ब्रिक के थिकनेस के बराबर उस वॉल की थिकनेस होती है। डबल फ्लेमिश बॉन्ड वाली वॉल की थिकनेस कितनी होती है अगर पूछेगा एग्जाम में, तो वन ब्रिक के बराबर होती है, ठीक है। वन ब्रिक मतलब 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इतने के बराबर होती है। देखो, इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका कुछ टॉप व्यू ऐसा कुछ होता था, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं इसमें, कि फेसिंग किसको बोलते हैं और बेकिंग किसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो फ्रंट मतलब एक्सटीरियर वॉल है उसको फेसिंग बोलते हैं, जो अंदर वाला वॉल है उसको बेकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो, इसमें बनाने की कोशिश करते हैं। इसको ऊपर से देखो कैसे दिखेगा, ध्यान से थोड़ा सा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर से अगर मैं खींचूं तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रेचर, ठीक है, और इधर कहीं पर हेडर आएगा, ये हेडर हो गया, फिर आपका स्ट्रेचर, और फिर आपका क्या हो जाएगा, हेडर आएगा, ठीक है। और फिर से आपका क्या हो जाएगा, इधर स्ट्रेचर हेडर, दिख रहा है, आ रहा है समझ में। यह ये स्ट्रेचर है, हेडर, फिर दो स्ट्रेचर हेडर, इसको ऊपर से देखो, ठीक है। स्ट्रेचर हेडर का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर भी स्ट्रेचर बनाना है मेरे को, ठीक है। चलो अभी के लिए तो बना देता हूँ, ठीक है। स्ट्रेचर थोड़ा मोटा हो गया लेकिन समझना, ये स्ट्रेचर है, ठीक है। तो इधर से जब देखोगे, ये आपका टॉप व्यू है, ठीक है ना।
ये आपका क्या है, टॉप व्यू है। लेकिन टॉप व्यू का ये वाला वॉल अलग है, ये वाला वाला वॉल अलग है। मतलब ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वॉल है, ये लेटरल वॉल है। समझ में आ रहा होगा ना। जब इधर से देखूंगा तो ये स्ट्रेचर का काम कर रहा है। जब इधर से देखूंगा, इस तरफ से मैं देखूंगा, फ्रंट में इस तरफ से देखूंगा वॉल को, तो ये स्ट्रेचर का काम कर रहा है। लेकिन इसी वॉल को जब मैं इस डायरेक्शन से देखूंगा, लेटरल डायरेक्शन में देखूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हेडर का काम करेगा ना। ठीक है ना, हेडर का काम करेगा ना। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक स्ट्रेचर के बाद यहाँ क्वीन क्लोजर लगाना पड़ेगा। अब ये फिर क्यों लगा है, समझ में आया ना। इधर मैं बताया ना, हेडर के बाद आपका क्या होता है, क्वीन क्लोजर, फिर स्ट्रेचर, हेडर। ये क्यों लगाते हैं, ये वर्टिकल ज्वाइंट जो है एक ही लाइन में ना हो। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, क्वीन क्लोजर लगाऊंगा। उसके बाद आपका क्या आएगा, स्ट्रेचर आएगा, है ना। उसके बाद आपका स्ट्रेचर आ जाएगा। तो ये मान लेते हैं आपका स्ट्रेचर है, ठीक है। ये आपका स्ट्रेचर है, ये सब स्ट्रेचर है, ये हेडर है, स्ट्रेचर स्ट्रेचर हेडर, ठीक। और उसके बाद फिर आपका क्या आ जाएगा, हेडर आ जाएगा, फिर स्ट्रेचर हेडर, बन गया। कुल मिला के फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रेचर हेडर का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये भी आपका स्ट्रेचर हेडर का कॉम्बिनेशन है, ये भी स्ट्रेचर हेडर का कॉम्बिनेशन है। बस हम लोग हेडर के बाद क्वीन क्लोजर लगा देते थे, ठीक है। ये है आपका डबल फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है। थिकनेस कितनी है, 1 ब्रिक के बराबर है। ये 1 ब्रिक के बराबर है कि नहीं, थिकनेस खत्म। ये डबल फ्लेमिश बॉन्ड है। अब इधर समझते हैं हम लोग सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड को, ठीक है। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में सबसे पहले मैं बताया था 1.5, ठीक है, 1.5 या फिर 1.5 ब्रिक के लेंथ के बराबर, या फिर 1.5 ब्रिक के बराबर थिकनेस होती है इस प्रकार के मेसनरी की, ब्रिक मेसनरी की, या फिर इस प्रकार के बॉन्ड से बना हुआ ब्रिक वॉल का, ठीक है। अब देखो, अपने को दिख रहा है ना, ये एक ब्रिक हो गया और प्लस क्या हो गया, ये आधा ब्रिक हो गया, तो 1.5 ब्रिक हो गया। अब ये अरेंजमेंट कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, समझने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार देख लो तो थोड़ा दिमाग में रहेगा। ये देखो, हम लोग स्ट्रेचर हेडर का कॉम्बिनेशन इसमें भी रहता है, स्ट्रेचर हेडर का कॉम्बिनेशन इसमें भी रहेगा। ये है कि नहीं, स्ट्रेचर हेडर आया, ठीक है ना, ये स्ट्रेचर है, ठीक है। ये एक्चुअली में हेडर तो है, लेकिन अभी आगे देखना, मैं बताता हूँ। स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, ठीक है, इसको टॉप से देख रहे हो, ठीक है, आ रहा है समझ में। मैं क्या किया, स्ट्रेचर किया, ठीक है। स्ट्रेचर के बाद ये ना वन सॉरी 3/4 बेट है ना, ये 3/4 बेट। 3/4 बेट क्या होता है, फिर से प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद फिर फुल बेट आ गया, मतलब स्ट्रेचर, और उसके बाद फिर ये क्या है, हाफ बेट है। हाफ बेट है, याद रखना, ये हाफ बेट है, फिर स्ट्रेचर, फिर हाफ बेट आ जाएगा, फिर स्ट्रेचर, हाफ बेट, ऐसा हम लोग लगाते जा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर का थोड़ा ना लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इधर कहीं से रहता है। उसके बाद फिर हम लोग क्या किए, ये आपका हेडर हेडर है, ठीक है ना, ये आपका हेडर है। टॉप से देख रहे हो, याद रखना, ये मैं टॉप व्यू बता रहा हूँ। टॉप व्यू है, ये भी टॉप व्यू है, ये भी है आपका टॉप व्यू, ठीक है। आ रहा है समझ में। इधर से देख रहे हो तो ये ऐसा दिख रहा है आपका ऊपर से। तो ये आपका हेडर हेडर है, पूरा हेडर गया है, ठीक। इधर, अब इधर देखते हैं हम लोग लेटरल डायरेक्शन, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन था। अब यहाँ पर देखो, हम लोग क्या लगाते हैं, हेडर के बाद क्वीन क्लोजर लगाते हैं। इधर से जब देखोगे तो ये हेडर का काम करेगा, ये वाला। इधर से देखोगे तो स्ट्रेचर है, तो पिन क्लोजर लगा दिए। पिन क्लोजर के बाद स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, ये आपका चलते रहेगा, कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। स्ट्रेचर हेडर का कॉम्बिनेशन चलते रहेगा आपका, ठीक है। इधर हम लोग क्या किए, इधर 3/4 बेड था, इधर हम लोग क्या लगा दिए, स्ट्रेचर लगा दिए, ठीक है। स्ट्रेचर, ये इधर पूरा स्ट्रेचर रहता है, इधर पूरा स्ट्रेचर रहेगा, ठीक है। इसके साथ में पूरा स्ट्रेचर लगाते गए हम लोग, ठीक है। इधर स्ट्रेचर लगाए, फिर इधर स्ट्रेचर लगाए, फिर उसके बाद फिर इधर, फिर से तीनों स्ट्रेचर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करके आप लोग चलते जाएंगे। इधर फिर हेडर आ जाएगा, है ना। इधर कंटिन्यूअसली, ऐसा कंटिन्यूअस का साइन भी लगा सकते हैं, ठीक। आगे हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब देखो, दूसरा फैक्ट इससे ये समझ में आ गया कि ये जो फेसिंग होता है, ये फेसिंग है। फेसिंग में हमारा क्या कैसे दिख रहा है वॉल, फ्लेमिश बॉन्ड टाइप का दिख रहा है, ठीक है, फ्लेमिश बॉन्ड टाइप का दिख रहा है। लेकिन बेकिंग जो है, ये जो बेकिंग है वो कैसा दिखता है, इंग्लिश बॉन्ड टाइप का दिखता है। यही तो हम लोग लिखे थे ना कि डबल सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड का जो व्यू होता है, फेसिंग में डबल फेसिंग में फ्लेमिश बॉन्ड जैसे रहता है, लेकिन बेकिंग में कैसा रहता है आपका, बेकिंग में इंग्लिश बॉन्ड जैसा रहता है। इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, सेम कोर्स में पूरा स्ट्रेचर स्ट्रेचर रहेगा, या फिर स्ट्रेचर या फिर हेडर हेडर रहेगा। जबकि इसमें क्या होता है, फेसिंग और बेकिंग, फेसिंग क्या है बेकिंग क्या है सब जान रहे हो ना। फेसिंग और बेकिंग दोनों क्या है, डबल फ्लेमिश बॉन्ड है।
फेसिंग और बेकिंग दोनों फ्लेमिश बॉन्ड होता है इसमें। इसमें डबल फ्लेमिश बॉन्ड में, इसीलिए डबल बोलते हैं। इसमें विड्थ का कोई रिलेशन नहीं है। डबल बोलने का एम सिर्फ ये है कि इसका फेसिंग और बेकिंग दोनों क्या रहता है, दोनों फ्लेमिश बॉन्ड रहता है, दोनों फ्लेमिश बॉन्ड जैसे अपीयरेंस रहता है, इसलिए उसको डबल फ्लेमिश बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, सिर्फ फेसिंग ही बस क्या रहता है, फ्लेमिश बॉन्ड की जैसे अपीयर होता है, जबकि बेकिंग इंग्लिश बॉन्ड का रहता है। बेकिंग क्या रहता है, इंग्लिश बॉन्ड का रहता है। ठीक, खत्म। अब इंग्लिश बॉन्ड को भी देख लेते हैं, इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, इसको जल्दी से मिटा देते हैं। अब देखो, इंग्लिश बॉन्ड सबसे पहले जो मैं बता चुका था, क्या बता चुका था, ये आपका रहेगा वॉल, वॉल में रहेगा ये एक कोर्स, ये दूसरा कोर्स, ये 3 कोर्स तक चलते हैं। ठीक है, तो ये पहला कोर्स जो रहता है आपका, मान लेते हैं स्ट्रेचर, स्ट्रेचर का है। ठीक है, पूरा स्ट्रेचर का है, उसके ऊपर में हेडर लगाओगे। तो हेडर जब लगाओगे तो आपको फिर से क्या लगाना पड़ेगा, क्वीन क्लोजर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मान लेते हैं क्वीन क्लोजर है, ये आपका हेडर हो गया, ये हेडर हो गया, ये हेडर हो गया। आ रहा है समझ में, दिख रहा है, ये हो जाएगा, फिर हेडर हो गया, फिर हेडर हो गया, फिर हेडर हो गया, चलते जाओ। ठीक है, ये स्ट्रेचर हो गया, फिर से ये स्ट्रेचर हो गया, स्ट्रेचर हो गया, ये तो समझ में आ जाता है ना आपको। ये आपका कंटिन्यूस क्या हो गया, चलते हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, या तो सिर्फ क्या रहेगा आपका स्ट्रेचर, इधर आपका इस कोर्स में सिर्फ स्ट्रेचर है, इस कोर्स में सिर्फ हेडर है, इस कोर्स में सिर्फ सिर्फ स्ट्रेचर है। देख गया, ठीक है। अब देखो इंग्लिश बॉन्ड को 3D में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लेते हैं, थोड़ा ऊपर बनाते हैं। ठीक है, ये जो है आपका वॉल है। ठीक है, ऐसा कुछ वॉल है, ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर नहीं, 3D स्ट्रक्चर है, ये तो सब जगह से आपको दिखेगा, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा ये। देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, इधर ऊपर से देख रहे हैं तो स्ट्रेचर, स्ट्रेचर है ना, स्ट्रेचर स्ट्रेचर है पूरा। तो हम स्ट्रेचर बना देते हैं यहाँ पर। बीच में ये हो गया। दिख रहा है, कुछ तो दिख ही रहा है। ये एक ब्रिक बिछा, ये दूसरा ब्रिक बिछा। ठीक है, ये स्ट्रेचर आते जा रहे हैं आपका, ये स्ट्रेचर आ रहा है ना, दिख रहा होगा, ये स्ट्रेचर हो गया। ठीक है, अब सेकेंड, इधर इधर ही वाले वॉल को देखते हैं अभी। स्ट्रेचर के फिर नीचे में हम लोग, ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर से मैं फिर हेडर बिछाऊंगा। ठीक है, ये हेडर है, हेडर के बाद मैं यहाँ पर क्या ले आया, क्वीन क्लोजर ले आया। फिर ये हेडर हो गया, फिर ये हेडर हो गया। अरे रुक जाओ, ये इसी डायरेक्शन में होना चाहिए तो थोड़ा अच्छा क्लियर होगा डायग्राम। ये हो गया, ये हो गया, ये थोड़ा सा अजीब बन गया है, छोड़ो जैसा बन गया है। समझना थोड़ा, इमेजिनेशन पावर को थोड़ा ना समझ के करना, सब समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, ऐसा करके आपका क्या चलते जाएगा,
ठीक है, दिख रहा है। उसके बाद फिर क्या करेंगे? दिखेगा अभी धीरे से। ये ठीक है, इधर वाला जो वॉल में जाएंगे हम। ये आपका क्या हो गया? स्ट्रेचर स्ट्रेचर, उसके नीचे में हेडर हेडर। अब ये वाला जो था आपके लिए, ये जो है, ये ऐसा, ये कुछ गलत कर दिया क्या मैं? ओ, गलत कर दिया। चलो कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा ठीक। तभी थोड़ा व्यू नहीं बन पा रहा था। ये बना, ये गया, ये हुआ। ठीक है, अब दिखा कुछ? ये स्ट्रेचर है, ये स्ट्रेचर एक, ये स्ट्रेचर, ये स्ट्रेचर, ठीक है ना, ये सब स्ट्रेचर है आपका। लेकिन इस वाले वॉल के लिए, ठीक है, ये एक वॉल है, ये एक वॉल है, और उसका एडजेसेंट वॉल ये है। ये इंटरनल वॉल है ये दोनों। ठीक है, ये वाले वॉल के लिए ये आपका स्ट्रेचर हो गया। ठीक है, और ये सब क्या है? हेडर है। आया समझ में? तो यहाँ पर तो ठीक है, स्ट्रेचर स्ट्रेचर चलते ही आपका। ठीक है, फिर इस वाले कोर्स में अपन हेडर में आए, तो हेडर में यहाँ पर क्वीन क्लोजर लगाना पड़ा मेरे को। ठीक है, और जब इस वाले फेस में आओगे, ठीक है ना, इस वाले फेस में जब आओगे, तो हम लोग क्या लगाते हैं? हेडर के बाद क्वीन क्लोजर लगाते हैं ना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ये स्ट्रेचर ना आके क्या करोगे? यहाँ पर क्वीन क्लोजर पहले लगाना पड़ेगा ना। यहाँ पर पहले क्वीन क्लोजर लगाना पड़ेगा। ये क्वीन क्लोजर हो गया आपका, ये आपका क्वीन क्लोजर हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? फिर हेडर हेडर आ जाएगा। फिर आपका ये हेडर हो गया, फिर आपका क्या हो जाएगा? हेडर हो जाएगा। अब ये पूरा हेडर हेडर इधर, पूरा हेडर हेडर चलते जाएगा। इधर पूरा क्या आ जाएगा? हेडर आ जाएगा। इधर हम लोग क्या कर दिए हैं? स्ट्रेचर प्रोवाइड कर दिए हैं, इधर फिर स्ट्रेचर हो जाएगा। इधर पूरा ये वाला कोर्स अब स्ट्रेचर का हो जाएगा, फिर हेडर स्ट्रेचर का कोर्स आते जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है? स्ट्रेचर है। ठीक है, ये सब क्या है? हेडर है। 3D इमेज थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं यार? ठीक है, आ रहा होगा वैसे। एक बार और जल्दी से मैं बता देता हूँ। इंग्लिश बॉन्ड में होता क्या है कि स्ट्रेचर हेडर का कॉम्बिनेशन ना होके कोर्स में, एक कोर्स में केवल या तो स्ट्रेचर रहता है या तो हेडर रहता है, बात यहाँ पर खत्म है। ठीक है, लेकिन उसको 3D इमेज में अगर समझ लोगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा करके मैं बता दिया। ठीक है, डबल फ्लेमिश बॉन्ड का या फिर फ्लेमिश बॉन्ड का 3D बना दो तो और ज्यादा टाइम लगता है, इंग्लिश में इतना टाइम लग रहा है तो सोच लो। तो ये तो बहुत इजी था वैसे। स्ट्रेचर हेडर ना होके पूरा स्ट्रेचर है आपका। ठीक है ना, स्ट्रेचर है। ठीक है, ये वाला स्ट्रेचर गया, ऊपर से देख रहे हो तो स्ट्रेचर दिखेगा ना। ठीक है, उसके नीचे में क्या आ गया आपका? यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर क्वीन क्लोजर क्यों लगा है? वो इस वाले वॉल के लिए लगा है। जब इधर से जब देखोगे लेटरल डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये हेडर बन जाता है। ये जो स्ट्रेचर है लॉन्गिट्यूडनल वॉल के लिए, लेटरल वॉल के लिए, ये किसका काम करेगा? हेडर का काम कर रहा है, इधर स्ट्रेचर का। तो हेडर के बाद क्वीन क्लोजर लगाते हैं, इसलिए यहाँ क्वीन क्लोजर है ना। ठीक है, आया कुछ समझ में? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इससे ज्यादा अगर समझना होगा तो बताना कमेंट करके। वैसे आ गया होगा समझ में। ये हो गया हमारा बॉन्ड, खत्म हो गया। अब स्टोन फाइनली आज का टॉपिक चालू करते हैं, जल्दी से खत्म करना है इसको। ठीक है, इसी में 15-20 मिनट होता गया। चलो, तो यहाँ पर स्टोन की बात करते हैं। स्टोन होता क्या है?
देखो स्टोन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हार्ड होता है, टफ होता है, तो मैं लिख लूँ, ठीक है, अच्छा खासा टफ होता है, स्ट्रेंथ उसकी अच्छी खासी होती है, मतलब स्ट्रांग होता है, टफ होता है, सॉलिड होता है, ठीक है ना, रफ होता है। इसीलिए तो हम लोग इसको यूज करेंगे ना हमारे एग्रीगेट के रूप में, इसीलिए स्टोन का यूज किया जाता है, बिल्डिंग मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। अब बात होती है, चलो स्टोन में ये सब प्रॉपर्टी होती है इसलिए हम लोग यूज करते हैं, स्टोन मिलता कहाँ से है? स्टोन बेसिकली रॉक से मिलता है। कहाँ से मिलता है? रॉक से प्राप्त किया जाता है स्टोन। कैसे प्राप्त किया जाता है अगर बोलोगे, तो स्टोन का हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, स्टोन क्वेरिंग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? स्टोन क्वेरिंग किया जाता है। स्टोन क्वेरिंग करने के बाद फिर उसका क्या किया जाता है? ट्रेसिंग किया जाता है, ठीक है। स्टोन क्वेरिंग के जो भी मेथड्स है उसको मैं बता दूंगा। स्टोन क्वेरिंग करना मतलब कुल मिला के रॉक से स्टोन प्राप्त करने का एक प्रकार का प्रोसेस जो होता है, क्या बोला मैं? रॉक से स्टोन प्राप्त करने का एक प्रकार का जो प्रोसेस होता है, जो मेथड होता है, वो क्या कहलाता है? स्टोन क्वेरिंग कहलाता है। जब स्टोन मिल जाता है, ठीक है ना, मतलब जो रॉक को तोड़ना एक हिसाब से वो स्टोन क्वेरिंग है। जब छोटे टुकड़ों में टूट जाता है रॉक, तो अभी वो स्टोन तो बन जाता है, लेकिन स्टोन एग्रीगेट के रूप में यानी बिल्डिंग मटेरियल के रूप में यूज करने से पहले उसका ड्रेसिंग होता है। ड्रेसिंग मतलब कुल मिला के जो टुकड़े हैं रॉक के, उसको क्या करना? शेप में ढालना, ठीक है ना, शेप प्रोवाइड करना। तो कुल मिला के शेप प्रोवाइड किया जाता है ड्रेसिंग में। आगे समझ में? और उसके बाद यूज कर सकते हो आप। देखो आगे समझ में, तो ड्रेसिंग में लिख लेना। ड्रेसिंग में क्या किया जाता है? शेप प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। इट इज द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग द शेप ऑफ शेप टू स्टोन, ठीक है ना। शेप टू ब्रोकन स्टोन या फिर शेप टू क्वेर्ड स्टोन, मतलब क्वेरिंग के जस्ट बाद ड्रेसिंग प्रोसेस ऑकर होता है। जो क्वेर्ड स्टोन होते हैं उसको शेप प्रोवाइड किया जाता है ड्रेसिंग प्रोसेस में। ओके, क्वेरिंग को हम लोग अच्छे से अलग से पढ़ेंगे अभी, ठीक। आगे समझ में जो बोला वो लिख लेना। तो स्टोन होता क्या है अगर बोला जाए, तो रॉक का टुकड़ा होता है, ठीक है ना। एक लाइन में अगर बोला जाए तो स्टोन इज ऑब्टेन फ्रॉम रॉक, ठीक है, या फिर स्टोन इज नथिंग बट अ ब्रोकन रॉक, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं आगे स्टोन क्वेरिंग के बारे में। ऐसा लिख लेना, मेथड ऑफ स्टोन क्वेरिंग। स्टोन क्वेरिंग के कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं? पहला हम लोग देखेंगे, ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग देखते हैं एक्सकेवेटिंग। एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन एंड डिगिंग। एक्सकेवेशन और डिगिंग, ठीक है। दूसरा मेथड हो सकता है आपका एक्सकेवेशन, डिगिंग हो गया, वेजिंग होता है, चैनलिंग होता है, चैनल मेथड बोल लो। तीसरा हो जाएगा वेज। वेज, वेज की स्पेलिंग क्या है? वेजिंग मेथड, ठीक है, वही वेज जो समझ रहे हो। वेज के बाद फिर होता है हिटिंग। हिटिंग मेथड बोल सकते हो, ब्लास्टिंग मेथड बोल सकते हो, ब्लास्टिंग, ठीक। ब्लास्ट मतलब भी समझ रहे हो, एक्सप्लोजन के, एक्सप्लोजिव के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? ब्लास्ट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं, एक आध मीटर छूट रहा है क्या? बस इतना ही तो है। देखो इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला एक्सकेवेशन एंड डिगिंग मेथड, ठीक है। नॉर्मली क्या करना है? एक्सकेवेट करना, डिग करना और उसको क्या करना? रॉक को टुकड़ों में तोड़ना, ठीक है। ये एक्सकेवेशन एंड डिगिंग मेथड हो गया। क्वेरिंग के मेथड में पहला हो गया। दूसरा पढ़ते हैं, चैनलिंग में क्या होता है? चैनलिंग में चैनलर का यूज किया जाता है। जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चैनलर, ठीक है। अब ये चैनलर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये बहुत बड़ा रॉक है, ठीक है, ये बहुत बड़ा रॉक है। इस रॉक को हम लोग क्या करते हैं? टुकड़ों में तोड़ते हैं चैनलर की हेल्प से। चैनलर क्या करता है? एक पतला क्या कर देता है? चैनल बना देता है, ठीक है। कुछ सेंटीमीटर का चैनल इस डायरेक्शन में बना दिया, इस डायरेक्शन में बना दिया। इस प्रकार से क्या होगा? ये रॉक पूरा हम लोग अलग करके निकाल सकते हैं, ठीक है। इस रॉक को ही हम लोग पूरा अलग करके निकाल सकते हैं इस बड़े रॉक से, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टोन प्राप्त करना, लेकिन बड़े टुकड़ों में प्राप्त करना,
ठीक है, क्या बोला मैं? चैनलर मेथड का यूज हम लोग कब करते हैं? चैनलर मेथड का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमारा रॉक क्या हो, सॉफ्ट हो। ठीक है ना, जब ये रॉक क्या हो, सॉफ्ट हो। ठीक है, सॉफ्ट रॉक से स्टोन प्राप्त करने के लिए हम लोग चैनलर मेथड का यूज करते हैं। चैनल मेथड का चैनल मेथड में हम लोग चैनलर के हेल्प से करते हैं। और दूसरी बात याद रखना, रेगुलर शेप। ठीक है ना, चैनल मेथड से हमको रेगुलर शेप में स्टोन प्राप्त होता है। रेगुलर शेप मतलब समझ गए ना, रेगुलर शेप, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो भी शेप में हम लोग प्राप्त करना चाहे, रेगुलर शेप में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं स्टोन के टुकड़े को। ठीक है, अब वेजिंग की बात करते हैं। वेजिंग में क्या होता है? वेजिंग में हमारे पास मान लेते हैं ये एक रॉक है। ठीक है, इस रॉक को मैं मान लेते हैं यहाँ से दो टुकड़ों में तोड़ना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं डिगिंग कर दिया, ड्रिलिंग कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, वेज डालता हूँ। ठीक है ना, वेज डालता हूँ और वेज को ठोकता हूँ, जिससे क्या हो जाता है, ये दो दो टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो वेज के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, रॉक को दो टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। वो टॉप व्यू था, ये फ्रंट व्यू। मान लेते हैं ये रॉक का जो है फ्रंट व्यू है या फिर सेक्शन है। ठीक है, अब क्या किया, यहाँ पर आपका होल है। ठीक है, इस होल में मैं क्या किया, वेज डाला। वेज ऐसा कुछ शेप का रहता है। ठीक है, ट्रायंगुलर टाइप का, ऐसा। अब इससे क्या होता है, ऊपर से जब मैं उसमें ठोकूंगा, ठीक है, ठोकूंगा, तो यहाँ पर से वो क्या हो जाएगा, फटने लग जाएगा। ठीक है, जिससे उसमें प्रेशर के कारण क्या होगा, वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा। और इसी मेथड के हेल्प से हम लोग क्या कर लेते हैं, रॉक को टुकड़ों में तोड़ देते हैं या फिर ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वेजिंग। आ गया ना समझ में? ऊपर से हम लोग क्या देख रहे थे, छोटे छोटे होल में वेज डाल रहे हैं और वेज को क्या कर रहे हैं, ठोक रहे हैं, जिससे क्या होगा, इधर 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 सब में प्रेशर लगते जाएगा और वो ब्रेक हो जाएगा। आ गया समझ? वेज के बाद फिर देखते हैं हम लोग हीटिंग। हीटिंग में क्या करते हैं हम, ये मान लेते हैं हमारा रॉक है। ठीक है ना, अब मैं क्या किया, यहाँ पर मैं क्या कर दिया, फायर कर दिया, मतलब कि आग लगा दिया, हीट दे रहा हूँ, हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब मैं रॉक के ऊपर में, ये रॉक का टॉप सरफेस है, ये रॉक का बॉटम सरफेस है। ठीक है ना, ये क्या है, बॉटम है आपका। तो जब मैं हीट दूंगा, ठीक है, तो ये जो टॉप का कुछ लेयर होगा, टॉप का कुछ सरफेस होगा, है ना, कुछ हद तक क्या हो जाएगा आपका, हीट के कारण क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। जबकि नीचे का सरफेस क्या बना रहेगा, कूल बना रहेगा। ठीक है, तो इधर हॉट इधर कूल, नीचे में कूल। ठीक है, नीचे में ठंडा है आपका रॉक, ऊपर में क्या हो गया, गर्म हो गया। यहाँ पर हम लोग फायर प्रोवाइड कर, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके कारण, ठीक है, हीट कर रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर एक्सपांसन होगा, इधर श्रिंकेज होगा। अब एक्सपांसन श्रिंकेज होगा तो उसका पार्ट, मतलब रॉक के जो भी स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगा, जिसके कारण उनमें क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं बनेगा। और क्या हो जाएगा, आपका अपने आप ही ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, या फिर ओ, हमारे रॉक को क्या कर देगा, वो लूज कर देगा एक हिसाब से। ठीक है, उसकी मजबूती को कम कर देगा, जिससे हम नॉर्मल एक्सकेवेट करके क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे अपने रॉक को। तीसरा मेथड आते हैं अपन, ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग ये तो पता ही होगा, जनरली माइंस वगैरह में इसी प्रकार का क्या होता है आपका, मतलब क्वेरिंग होता है। ठीक है, इसमें हम लोग करते क्या है, ये हमारा मान लेते हैं रॉक है। इस रॉक में हम लोग क्या करते हैं, बोरिंग करते हैं। पहले बोरिंग कर लिए, मान लेते हैं ये बोरिंग कर लिए। बोरिंग करने के बाद फिर क्या करते हैं, जो भी मटेरियल है उसको निकाल लेते हैं, मतलब क्लीन कर देते हैं। ठीक है, क्लीन करने के बाद फिर उसमें एक्सप्लोजिव डाल देते हैं। ठीक है, बारूद वगैरह जो भी। और उसके बाद फिर एक कनेक्शन बाहर में रहता है उसका। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लोजिव डाल दिए। अब क्या कर देते हैं, इसमें फायर देंगे और जिससे वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी है एकदम। तो ये हो गया आपका, ब्लास्टिंग हो गया। तो ब्लास्टिंग के रूप में यूज किसका किसका करते हैं, ठीक है, जान ही रहे होगे कुछ ना कुछ। ठीक है, ब्लास्टिंग के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो वही यार, ग्रेनाइट वगैरह। ठीक है, तो गन पाउडर हो गया, डायनामाइट हो गया, सॉरी ग्रेनाइट बोल रहा था क्या, डायनामाइट हो गया, कॉर्डाइट हो गया, तो ये सब का यूज करते हैं। गन पाउडर का यूज कर सकते हैं, डायनामाइट हो गया और कॉर्डाइट हो गया। तो लिख लेना, एक्सप्लोजिव के रूप में हम लोग किसका किसका यूज कर सकते हैं, कॉर्डाइट का यूज कर सकते हैं। कॉर्डाइट हो गया, डायनामाइट हो गया, कॉर्डाइट हो गया,
डायनामाइट हो गया गन पाउडर, बारूद, ठीक है, गन पाउडर। हो गया। तो ये हो गया मेथड ऑफ स्टोन थ्रोइंग। आगे देखना है। अब देखो, स्टोन जो बेसिकली अपने को रॉक से मिल रहा है, तो रॉक के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो रॉक के बारे में पढ़ते हैं। देखो, तो रॉक जो होता है तीन प्रकार के हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। रॉक को तीन प्रकार का हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है उसका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तब रॉक का क्लासिफिकेशन तीन प्रकार से कर सकते हैं। रॉक का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। रॉक का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं डायरेक्ट। रॉक क्या होता है बताने की जरूरत तो नहीं है। रॉक भी वही टफ होता है, उसका सॉलिड होता है, स्ट्रांग होता है ना। उसके अलावा रॉक से ही हमको स्टोन प्राप्त होता है। अब आगे देखते हैं रॉक का क्लासिफिकेशन। ये हो जाएगा आपको जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक हो गया आपका केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। इसको जल्दी से देख लेते हैं। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली हम लोग फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करेंगे। मतलब कि रॉक के फॉर्मेशन के आधार पे हम लोग रॉक को बांटेंगे। रॉक के फॉर्मेशन के आधार पे रॉक को बांटेंगे, मतलब रॉक बन कैसे रहा है, ठीक है, उस आधार पे। और इसमें हम लोग देखेंगे रॉक के अपीयरेंस के आधार पे इसमें बांटेंगे, ठीक है। अपीयरेंस के आधार पे क्या करेंगे, रॉक को बांटेंगे। और इसमें क्या कर देंगे हम लोग, मटेरियल के आधार पे, मटेरियल के आधार पे क्या करेंगे, रॉक का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहला हेडिंग डाल लेना, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, ठीक है। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी तीन प्रकार का होता है, ठीक है, ये आप लोग पढ़े ही होंगे। तो पहला होता है अपने पास इग्नियस रॉक, ठीक है। दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा जो होता है मेटामॉर्फिक रॉक। अब देखो, इग्नियस रॉक को ही हम लोग प्राइमरी रॉक बोलते हैं। ये होता है आपके पास सेकेंडरी रॉक होता है, और ये क्या होता है आपके पास टर्शियरी रॉक होता है, ठीक है ना, पता ही होगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी रॉक, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी रॉक। अब देखो, अब हेडिंग डाल लेना इग्नियस रॉक, ठीक है। एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ते हैं। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत तीन क्लासिफिकेशन। अब इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, कंफ्यूज मत होना। तो इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर हेडिंग डाल देना प्राइमरी रॉक या फिर इग्नियस रॉक। देखो, इग्नियस रॉक जो होता है डायरेक्ट वॉल्केनिक एक्शन के थ्रू प्राप्त होता है। बचपन से पढ़ते आए होंगे कि ज्वालामुखी के फटने से मतलब लावा निकलता है। लावा के ठंडे होने से क्या हो जाता है, आपका जो रॉक बनता है दैट इज कॉल्ड इग्नियस रॉक, ठीक है। ये जो होता है प्राथमिक रॉक होता है, मतलब प्राइमरी रॉक होता है, ठीक है। और आगे देखते हैं। तो इस प्रकार का जो रॉक होता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है, अनस्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर होता है। तो लिखते जाओ, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ गया कहीं पर तो अनस्ट्रेटिफाइड होता है, अनस्ट्रेटिफाइड होता है, ठीक है, अनस्ट्रेटिफाइड होता है। और उसके अलावा क्या होता है बोला मैं, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, यूनिफॉर्म होता है, क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टल के फॉर्म में स्ट्रक्चर होते हैं, तो क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन होता है, और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं इस प्रकार के रॉक में। ग्रेनाइट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ग्रेनाइट इज अ क्रिस्टलाइन, ऐसा रॉक है जिसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इग्नियस रॉक के क्या क्या एग्जाम्पल है। तो लिखते जाना, आपका ग्रेनाइट हो गया, ग्रेनाइट, बेजल्ट, जो भी स्पेलिंग होगा, बेजल्ट, ठीक है। ग्रेनाइट हो गया, बेजल्ट हो गया, डायोराइट, एंडेसाइट, डायोराइट, एंडेसाइट,
रायोलाइट, गैब्रू, ठीक है, गैब्रू। उसके अलावा प्यूमाइस, प्यूमाइस, ऑब्सिडियन, ऑब्सिडियन, ये सब हो गया। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट, एंडेसाइट, रायोलाइट, सेडेराइट, सेडेराइट भी लिख सकते हो, गैब्रू, प्यूमाइस, ऑब्सिडियन। तो ये सब क्या हो गया आपके, स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, बाकी बोलते यही सब है उसको, ठीक है। आगे बढ़े। ठीक है, देखो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इग्नियस रॉक को भी तीन प्रकार से बांट सकते हैं, ठीक है, इग्नियस रॉक को भी तीन प्रकार से बांट सकते हैं। एक होता है हमारे पास वोल्केनिक रॉक, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ उसको, एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, एफ्यूजिव भी बोलते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक या फिर वॉल्केनिक, वॉल्केनिक रॉक। दूसरा मैं बांट सकता हूँ प्लूटोनिक, प्लूटोनिक, या फिर मैं बोल लूँ इसको इंट्रूसिव रॉक, इंट्रूसिव। नाम से ही क्लियर है, ये एक्सट्रूसिव है, ये इंट्रूसिव है। उसके बाद आपका आता है हाइपर बेजल्ट, हाइपर बेजल्ट, ठीक है। इस प्रकार से तीन प्रकार का रॉक, इग्नियस रॉक के प्रकार हो गए, ठीक है, क्लासिफिकेशन। अब देखना एक्सट्रूसिव रॉक मतलब कि जो बाहरी परतों में, बाहरी लेयर में पाए जाते हैं। वॉल्केनिक रॉक का जो बाहर का लेयर में जो रॉक पाया जाता है दैट इज द एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव रॉक, ठीक है। ये मतलब क्या होते हैं, आउटर सरफेस में पाया जाता है, आउटर सरफेस में पाया जाता है। ये इंट्रूसिव कोर में पाया जाता है, बहुत गहराई में पाया जाता है, ठीक है। ये जो है इन बिटवीन, इन बिटवीन एक्सक्लूसिव एंड इंट्रूसिव या फिर प्लूटोनिक और वोल्केनिक रॉक के बीच में पाया जाता है, शैलो डेप्थ में पाया जाता है, शैलो डेप्थ में पाया जाता है, मतलब थोड़ी बहुत गहराई में पाया जाता है। ये बहुत गहराई में पाया जाता है, वेरी डीप, ठीक है, वेरी डीप। और ये क्या होता है आपका आउटर सरफेस में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, बेसाल्ट इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ग्रेनाइट हो जाएगा, ग्रेनाइट, साइनाइट, गैब्रू, गैब्रू, और क्या हो जाएगा आपका डायोराइट, ठीक है, डायोराइट। उसके बाद फिर इसका एग्जांपल हम लोग डोलेराइट को बोल सकते हैं, डोलेराइट, डोलेराइट इसका एग्जांपल हो गया। इग्नियस रॉक खत्म हो गया। बनता कैसे है, तो वॉल्केनिक एक्शन के द्वारा जिस प्रकार के रॉक का निर्माण होता है, वॉल्केनिक एक्शन मतलब ज्वालामुखी के फटने से जो मैग्मा के ठंडा हो जाने के कारण, ठीक है, मैग्मा जो होता है, मैग्मा निकलता है तो लावा बोलते हैं शायद उसको, तो लावा के ठंडा हो जाने के कारण जिस प्रकार के रॉक का निर्माण होता है उसको हम लोग इग्नियस रॉक बोलते हैं। सेकेंड आते हैं सेकेंडरी रॉक में, अभी जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ही चल रहा है सब, ठीक है। तो सेकेंड हो जाएगा आपका कौन सा रॉक, इग्नियस के बाद सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक को ही सेकेंडरी रॉक भी बोलते हैं, ठीक है ना, सेकेंडरी रॉक बोल लो या फिर सेडिमेंट्री रॉक। चलो, तो यहाँ पर जो सेडिमेंट्री रॉक बनता कैसे है, जो इग्नियस रॉक है, जो प्राइमरी रॉक है, जो प्राइमरी रॉक है उसका क्या होता है अपने पास, डिसइंटीग्रेशन होगा, इरोजन होगा, इरोजन होने के बाद जो जो भी पार्टिकल है, ठीक है, प्राइमरी रॉक के, वो क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, मतलब कि उनका ट्रांसपोर्टेशन किसी भी मीन्स के द्वारा हो सकता है, मतलब आपका पानी के थ्रू या फिर एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके दूसरे प्लेस में चला गया, ठीक है। यहाँ पर उसके प्राइमरी प्लेस में उसका वेदरिंग हुआ, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होके वो दूसरे सेकेंडरी प्लेस में चला गया, और उस प्लेस में क्या हो गया, वो जाके डिपोजिट हो गया। क्या बोला मैं, डिपोजिट हो गया। डिपोजिट होना मतलब समझ रहे हो, डिपोजिट होना मतलब बैठ जाना वहां जाके। फिर उसके बाद फिर और लेयर आते गए जिसके कारण जो डिपोजिट हुआ था वो लेयर ढक मतलब
नीचे जाते गया, ठीक है। अब उसके बाद डिपॉजिट होने के बाद उसमें क्या लगने लग गया, नीचे जाते गया तो अंडर मतलब प्रेशर लगने लग गया, ठीक है, प्रेशर डेवलप होने लग गया, ठीक है। तो डिपोजिशन और अंडर सम प्रेशर के कारण जिस नए प्रकार के रॉक का निर्माण होता है, ठीक है ना, प्राइमरी रॉक का ही मॉडिफिकेशन है। तो इस प्रकार के नए प्रकार के रॉक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं या फिर सेकेंडरी रॉक बोलते हैं, इजी है, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी रॉक हो गया। अब सेकेंडरी रॉक का एग्जांपल देख लेते हैं। सेकेंडरी रॉक का अगर मैं एग्जांपल बोलूं, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन, ठीक है। तो ऐसे लिखते जाना, सैंडस्टोन, फिर उसके बाद सिल्टस्टोन, लाइमस्टोन, क्लेस्टोन, ठीक है। उसके अलावा बोल सकते हैं हम लोग कोंगलो मैरेट, कोंगलो, कोंगलो मैरेट, ठीक है, कोंगलो मैरेट। उसके अलावा क्या बोल सकते हैं, टूफॉस, ट्राइपोली, ट्राइपोली ग्रेवल, ठीक है। ये सब इसके एग्जांपल है। देखो सैंडस्टोन को ही क्वार्ट्ज भी बोलते हैं, क्वार्ट्ज, और लाइमस्टोन को क्या बोलते हैं, सॉरी, क्ले स्टोन को क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। क्ले स्टोन को ही क्या बोलते हैं हम, शेल बोलते हैं, ठीक। उसके अलावा और एग्जांपल लिखना चाहो तो डोलोमाइट, डोलोमाइट, जिप्सम, ठीक है। तो ये सब भी क्या है, आपके सेकेंडरी रॉक है। सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, क्ले स्टोन, लाइमस्टोन, कोंग्लोमेरेट, टूफॉस, ट्रापोली, ग्रेवल, डोलोमाइट, जिप्सम, ये सब एग्जांपल है। सैंडस्टोन को क्वार्ट्ज बोलते हैं और क्ले स्टोन को शेल बोलते हैं, खत्म। चलो जल्दी से खत्म करना है रॉक को। तो यहाँ पर से जो सेडिमेंट्री रॉक है इसको भी हम लोग तीन प्रकार से बांट सकते हैं, ठीक है। एक होता है आपका मैकेनिकली प्रेसिपिटेटेड, मैकेनिकली प्रेसिपिटेटेड सेकेंडरी रॉक। दूसरा मैं बोल सकता हूँ मैकेनिकली, फिर केमिकली, केमिकली प्रेसिपिटेटेड, और तीसरा जो बोल सकता हूँ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिकली प्रेसिपिटेटेड या फिर ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। मैकेनिकली प्रेसिपिटेटेड, केमिकली प्रेसिपिटेटेड, ऑर्गेनिकली प्रेसिपिटेटेड या फिर ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो मैकेनिकली प्रेसिपिटेटेड के अंतर्गत में आपका सैंडस्टोन आता है, सैंडस्टोन मतलब क्वार्ट्ज एग्जांपल बता रहा हूँ। केमिकली प्रेसिपिटेटेड में आपका लाइमस्टोन आता है, लाइमस्टोन हो गया, ठीक है, लाइमस्टोन, और डोलोमाइट भी लिख सकते हो। उसके बाद फिर ऑर्गेनिकली के अंतर्गत में आपका शेल आता है, शेल मतलब क्ले स्टोन, ठीक है। लाइमस्टोन, इधर आपका क्ले स्टोन, और ये है आपका सैंडस्टोन, ठीक। तो ये हो गया, एक एक एग्जांपल भी देख लिया। जिप्सम भी इसी के अंतर्गत में आता है, जिप्सम, जिप्सम केमिकली प्रेसिपिटेटेड के अंतर्गत में आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी रॉक। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा, यहाँ पर से आपका आ जाएगा कौन सा रॉक बोल रहा था मैं, टर्सरी रॉक। टर्सरी रॉक को ही मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, ध्यान से समझना। इग्नियस रॉक मतलब प्राइमरी रॉक और सेकेंडरी रॉक दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। क्या बोला मैं, दोनों इंडिविजुअली हो सकते हैं या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये लोग इरोजन होते हैं, इनका डिसइंटीग्रेशन होता है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट होके नए प्लेस में चला गया, वहां पर डिपोजिशन होता है। क्या होता है वहां पर, डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन होगा, प्रेशर लगेगा, सेम वैसी। अब यहाँ पर देखना बदलेगा, डिपोजिशन प्रेशर, अगर सिर्फ बात करेगा डिपोजिशन प्रेशर तो वो सेकेंडरी रॉक है, लेकिन डिपोजिशन प्रेशर के साथ साथ हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर के साथ साथ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, तो ये चार चीज अगर हो रहा है तब बनेगा आपका मेटामॉर्फिक। आया समझ में, तो पूछता है
ठीक है, तो डिपोजिशन और प्रेशर सिर्फ लग रहा है तो आपका सेकेंडरी है, डिपोजिशन प्रेशर हाई टेम्परेचर केमिकल रिएक्शन लग रहा है तो वो क्या हो गया आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। उसके अलावा याद रखना मेटामॉर्फिक रॉक की जो स्ट्रेंथ होती है वो सेकेंडरी रॉक के कंपेरिजन में ज्यादा होती है। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक की जो स्ट्रेंथ होती है, जो सेकेंडरी रॉक है, सेकेंडरी रॉक मतलब सेडिमेंट्री रॉक के कंपेरिजन में ज्यादा स्ट्रेंथ होता है उसका, ये भी याद रखना। हो गया। उसके बाद देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनते हैं, समझ में आ गया, एग्जांपल देखते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक का जो एग्जांपल हो जाता है आपका, एग्जांपल देखोगे तो ये लाइमस्टोन किसका एग्जांपल है, सेकेंडरी रॉक का एग्जांपल है ना। और लाइमस्टोन के बाद सैंडस्टोन देखे थे, सैंडस्टोन भी सेकेंडरी रॉक का एग्जांपल है। और क्या देखे थे, शेल देखे थे, शेल मतलब क्ले स्टोन, ये भी सेकेंडरी रॉक का एग्जांपल है। तो इस सेकेंडरी से टर्सरी यानी मेटामॉर्फिक में क्या बदलता है, ठीक है, इनमें जब इरोजन डिसइंटीग्रेशन हाई प्रेशर टेम्परेचर होता है तो मेटामॉर्फिक के रूप में लाइमस्टोन मार्बल बन जाता है, लाइमस्टोन से मार्बल बनता है। सैंडस्टोन क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज से बनता है क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्जाइट, ठीक है। और शेल, शेल से बनता है स्लेट, ठीक है। एक होता है ग्रेनाइट जो कि आपका प्राइमरी रॉक है, ग्रेनाइट या फिर साइनाइट, ग्रेनाइट साइनाइट दोनों का हाई प्रेशर टेम्परेचर कब लगेगा तो उससे फिर आपका मेटामॉर्फिक एक्शन के थ्रू क्या में चेंज हो जाता है, ये गिनीज, गिनीजेस, गिनीजेस, जो भी स्पेलिंग होगा गिनीज में चेंज हो जाता है, ठीक है। गिनीजेस भी किसका एग्जांपल हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक का। तो क्या क्या एग्जांपल, मार्बल, क्वार्ट्ज, स्लेट, गिनीज, ये सब किसका एग्जांपल है, आपका मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है। ठीक, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक खत्म हो गया। तो ये जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रॉक का खत्म हो गया। जियोलॉजिकल के बाद फिर हम लोग सेकंड क्या पढ़े थे, केमिकल और फिजिकल। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन तीन प्रकार से होता है, मैं बता चुका हूँ। फिजिकल क्लासिफिकेशन में अपीयरेंस के आधार पे बांटते हैं। तो इसमें एक होता है आपका स्ट्रेटिफाइड रॉक, स्ट्रेटिफाइड रॉक होता है, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक होता है, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है अपने पास, फोलिएटेड रॉक, फोलिएटेड, ठीक है। ये क्या होता है, देखो स्ट्रेटिफाइड रॉक मतलब जो लेयर बाय लेयर होता है, ऐसा रॉक जिनमें लेयर पाए जाते हैं, तो लेयर बाय लेयर जुड़ के बने होते हैं, ठीक है, लेयर बाय लेयर। फोलिएटेड भी लेयर बाय लेयर होता है, फोलिएटेड भी क्या होता है, लेयर बाय लेयर होता है। तो दोनों में अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है कि इनमें थिक लेयर का अरेंजमेंट होता है, थिक लेयर होता है, इनमें थिन लेयर होता है, ठीक है। पतले लेयर से मिलके बनता है आपका फोलिएटेड, जबकि मोटे लेयर्स होते हैं इनमें स्ट्रेटिफाइड रॉक में। तो ऐसे रॉक का एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, जितने भी सेकेंडरी रॉक हैं, जितने भी सेडिमेंट्री रॉक हैं, सभी सेडिमेंट्री रॉक किसके अंतर्गत में आएंगे, स्ट्रेटिफाइड रॉक के अंतर्गत में आएंगे, ठीक है। सभी सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रेटिफाइड रॉक के एग्जांपल है। और जितने भी इग्नियस रॉक हैं, एक मिनट, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक को भी बता देता हूँ। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक जस्ट वाइस वर्सा, ये स्ट्रेटिफाइड है तो अनस्ट्रेटिफाइड मतलब नो लेयर, ठीक है ना, कोई लेयर नहीं पाएगा। यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है, यूनिफॉर्मली ये क्या होते हैं, रॉक होते हैं, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होता है इनका। तो इस प्रकार से इसका एग्जांपल हम लोग जान ही चुके हैं पहले से। जो इग्नियस रॉक होता है वो इसी के अंतर्गत में आता है, ठीक है। जो प्राइमरी रॉक होते हैं वो इसी के अंतर्गत में, प्राइमरी इसके अंतर्गत में आता है, सेकेंडरी इसके अंतर्गत में आता है, और जो मेटामॉर्फिक या फिर टर्सरी रॉक है, ठीक है, मेटामॉर्फिक जो रॉक है वो इसके अंतर्गत में आता है। फोलिएटेड रॉक मतलब लेयर बाय लेयर होते हैं लेकिन थिन लेयर पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेडिमेंट्री, बस एक एक्सेप्शनल केस है उसको याद रखना। मेटामॉर्फिक रॉक का जो दो चीज है, दो चीज मतलब सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल पहले बता रहा हूँ मैं, लाइमस्टोन, ठीक है, और एक जो रहता है आपका सैंडस्टोन मतलब क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज, ये दोनों किसके अंतर्गत में आएंगे, दोनों सेडिमेंट्री रॉक है तो स्ट्रेटिफाइड रॉक भी होंगे। लेकिन लाइमस्टोन से बनता क्या है, मार्बल, तो मार्बल भी किसके अंतर्गत में आएगा, स्ट्रेटिफाइड रॉक होता है, ठीक है। और क्वार्ट्जाइट जो होता है, क्वार्ट्जाइट से कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, क्वार्ट्ज से कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, तो क्वार्ट्जाइट बनता है,
क्वार्टजाइट भी किसके अंतर्गत में आएगा, क्वार्टजाइट भी जो है स्ट्रेटिफाइड रॉक है। बस ये दोनों मेटामॉर्फिक होने के बावजूद क्या है, स्ट्रेटिफाइड रॉक है। बस ये एक्सेप्शनल केस है, ये जो है फोलिएटेड रॉक ना होके ये स्ट्रेटिफाइड रॉक है। बस यही बताना था। बाकी जितने भी मेटामॉर्फिक रॉक है वो फोलिएटेड रॉक है, जितने भी इग्नियस रॉक है वो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है। खत्म हो गया। लास्ट आपका बचता है केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग करते क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन में करते क्या है, देखो तीन प्रकार से बांट लेते हैं, यार क्या करेंगे इसको भी, सब तीन प्रकार में ही बटा हुआ है। केमिकल क्लासिफिकेशन जो होता है आपका, सिलीसियस रॉक हो गया, सिलीसियस रॉक होता है, आर्जिलीसियस रॉक होता है, आर्जिलीसियस, जो भी स्पेलिंग होगा देख लेना, आर्जिलीसियस हो गया, कैलकेरियस रॉक हो गया, कैलकेरियस रॉक। ठीक है, आर्जिलीसियस रॉक, आर्जिलीसियस रॉक, कैलकेरियस रॉक, और ये क्या हो गया आपका सिलीसियस रॉक। ठीक है, तो एक शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो इसमें सिलिका आएगा, इसमें के से एल्यूमिना, और इसमें कैल्शियम आएगा। तो इसमें किसकी प्रधानता होती है, प्रधानता मतलब मुख्य रूप से जो इंग्रेडिएंट्स होता है इसमें सिलिका का प्रेजेंस रहता है ज्यादा मात्रा में। ठीक है, इसमें एल्यूमिना का प्रेजेंस रहता है ज्यादा मात्रा में, इसमें कैल्शियम की अधिकता होती है। ठीक है, सिलिका प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट, एल्यूमिना प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट, कैल्शियम प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट। और उसके अलावा इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सिलीसियस रॉक का जो एग्जाम्पल हो जाता है आपका सैंडस्टोन, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, साइनाइट, गैब्रू, ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें एल्यूमिना की प्रधानता रहती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका शेल, लेटर, शेल बोल दिया क्या, शेल, स्लेट ले लो, स्लेट। स्लेट क्या होता है समझ में आता है ना, स्लेट जो होता था वो किसका एग्जाम्पल होगा, मतलब इससे पहले जो फिजिकली क्लासिफिकेशन में किसके अंतर्गत में आएगा, स्लेट। स्लेट एक मेटामॉर्फिक रॉक है, तो कौन सा रॉक हो जाएगा वो, कौन सा रॉक हो जाएगा, फोलिएटेड रॉक हो जाएगा। ये पतले पतले लेयर पाए जाते हैं। स्लेट मतलब जो बचपन में स्लेट में जो लिखते थे ना पेंसिल की मदद से, वही है स्लेट, है ना। तो स्लेट आपका आर्जिलिशियस है, स्लेट के बारे में पूछता है इसलिए मैं बता दिया। स्लेट इधर आर्जिलिशियस है, उसके अलावा उधर फोलिएटेड था, और उसके अलावा स्लेट जो है मेटामॉर्फिक रॉक है। तीनों में पता होना चाहिए, तीनों क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। तीन क्लासिफिकेशन देखे ना, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर फिजिकल, फिर केमिकल। तो स्लेट केमिकल क्लासिफिकेशन में किसके अंतर्गत में आ रहा है, फिजिकल में किसके अंतर्गत में आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है किसी एकाक के बारे में। ठीक है ना। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे आपके ग्रेनाइट वगैरह हो गया, ग्रेनाइट भी इंपॉर्टेंट है, सैंडस्टोन इंपॉर्टेंट है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है ना। तो बाकी ऐसा पढ़ोगे तो सब याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्लेट हो गया, स्लेट के बाद लेटराइट हो गया, ठीक है, काओलाइन हो गया। तो ये सब क्या हो गया आपका, काओलाइन। आर्जिलिशियस का एग्जांपल हो गया। कैलकेरियस का एग्जांपल में कैल्शियम की क्या होती है, प्रेजेंस अधिक मात्रा में होती है। तो कैल्शियम मतलब आपका हो जाता है लाइम हो जाएगा, और क्या, कैल्शियम मतलब लाइमस्टोन, लाइमस्टोन से मार्बल बनेगा, तो मार्बल भी इसका एग्जांपल है। ठीक है, डोलोमाइट भी इसका एग्जांपल है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक है, वो सब इसका एग्जांपल है। खत्म बात, डोलोमाइट। ये हो गया आपका रॉक खत्म। ठीक है, जल्दी से 5-7 मिनट में स्टोन को खत्म करना है। देखो रॉक खत्म हो गया, उसके बाद फिर हम लोग जल्दी से देखते हैं स्टोन क्वेरिंग तो बता चुका हूँ। गुड बिल्डिंग स्टोन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। ठीक है, कुछ 2-4 पॉइंट है, जल्दी से लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक स्टोन जो है गुड कहलाएगा कब, जब उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, जब उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना होगा, क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, ये देखेंगे हम लोग। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.4 से 2.6 तक वेरी करती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती है। क्रशिंग स्ट्रेंथ होना चाहिए उसका 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर में, या फिर हम लोग जानते हैं अगर मैं इसको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करूं
तो ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा और क्या पूछता है, वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5%, ज्यादा नहीं होना चाहिए। वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर, ये वियर टीयर क्या है पता चल जाएगा। वियर टीयर मतलब एक हिसाब से उसका छोड़ो, अभी बाद में समझ में आए। वियर एंड टीयर जो हो जाएगा 3% से कम होना चाहिए। शुड बी लेस देन 3%। एंड फिफ्थ नंबर का जो हो जाएगा, क्या बच रहा है, टफनेस इंडेक्स बच रहा है क्या, टफनेस, टफनेस इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स जो होता है आपका वेरी करता है 19 से लेके 13 से लेके 19 तक, ये इंडेक्स है। ओके, और कुछ बच रहा है क्या देख लेता हूँ। टफनेस इंडेक्स 13 से 19, वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5%, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, वियर एंड टीयर शुड बी लेस देन 3। ठीक है, उसके अलावा याद रख लेना सॉफ्टेस्ट रॉक कौन सा, अगर पूछ दिया रॉक में सबसे ज्यादा सॉफ्ट कौन सा रॉक होता है, सॉफ्टेस्ट रॉक। ठीक है, सॉफ्टेस्ट रॉक तो TALC, नहीं TALC, बस इतना ही होता है, शायद के भी आता है। टैल्कम पाउडर सुने होंगे ना, वही टैल्क, वो पाउडर जो है वो ये रॉक है ना। तो टैल्क से बनता है टैल्कम पाउडर, टैल्क से क्या होता है आपका सॉफ्टेस्ट रॉक। और एक पॉइंट और ही लिख सकते हो, उसको मैं मुंह से बता देता हूँ। डायरेक्टली जब हम लोग माइनिंग करते हैं, यानी कि स्टोन क्वेरिंग के बाद जो स्टोन प्राप्त करते हैं उसमें पानी होता है। ठीक है, जब स्टोन निकालेंगे तो नीचे जमीन से निकालेंगे तो स्टोन भी मॉइस्ट रहता है। ठीक है, तो वो स्टोन को सूखने में कितना समय लगता है, मतलब कि ड्राइंग प्रोसेस में स्टोन के लगभग 2 से 6 महीने का समय लगता है। तो उसको भी लिखना चाहो तो लिख लो, ड्राइंग प्रोसेस ऑफ स्टोन विच इज डायरेक्टली फाउंड फ्रॉम द माइंस इज 6 to 12 months। या फिर ऐसे लिख सकते हो, फॉर ड्राइंग ऑफ द स्टोन विच इज गेटिंग डायरेक्टली फ्रॉम माइन इज 6 to 12 months, 6 से 12 मंथ का समय लगता है किसी स्टोन को सूखने में, मॉइस्ट स्टोन को सूखने में। ठीक है, मॉइस्ट स्टोन को सूखने में 6 से 12 महीने का समय लगता है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा स्टोन जो कि आपका डायरेक्टली माइन से प्राप्त किया जा रहा है खोद के, उसको सूखने में। और बाकी तो टेस्ट बचा है एक, ठीक है ना, टेस्ट बचा है। स्टोन का टेस्ट जो है एग्रीगेट का जब टेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें कवर हो जाएगा, तो उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। एग्रीगेट का टेस्ट और स्टोन का टेस्ट एकदम समान है। ठीक है, कौन सा क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट है, फ्लेकीनेस, दुनिया भर का टेस्ट, वो सब हम लोग पढ़ लेंगे। तो अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, 2 2 बार पढ़ने की किसी चीज को जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर से स्टोन का खत्म होता है, कुछ बचा थोड़ी ना, देख लेता हूँ। स्टोन क्वेरिंग मेथड, हाँ हो गया, सब खत्म हो गया। अब बस आज की क्लास खत्म करते हैं। तो होप समझ में आया होगा। थैंक यू, अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।